ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्या तुमने कभी भी किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यानी कि किसी कांच के स्लैब से लाइट को पास किया है और देखा है कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है? तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से एक लेजर लाइट को पास करते हैं तो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, जहां लाइट का रेस दो बार रिफ्रैक्ट कर रहा है दो अलग अलग सरफेसेस में। पहला सरफेस है ये जहां पर लाइट का रे एक बार बेंड किया, और दूसरा सरफेस है ये जहां लाइट का रे दोबारा बेंड किया। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगहों पर लाइट का जो रे है वो अपना मीडियम चेंज कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के बाहर में एयर मीडियम है और इस पॉइंट के अंदर में ये जो मेरा स्लैब दिख रहा है ये ग्लास का बना हुआ है, तो ये एक डेंसर मीडियम है और इसके बाहर में एयर जो कि एक रेयरर मीडियम है। और अगेन जब इस ग्लास से रे बाहर निकल रहा है तो फिर से ये बेंड किया, अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट कर गया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्यों ये डेविएशन हुआ? क्योंकि अगेन इसने अपना मीडियम को चेंज किया और इसके वजह से रिफ्रैक्शन हुआ। अब ये सवाल आता है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है? तो रिफ्रैक्शन होता है सिंपली मीडियम्स के चेंज करने की वजह से, लाइट रे के द्वारा मीडियम चेंज करने की वजह से। और जब लाइट का रे मीडियम चेंज करता है तो उसका स्पीड में चेंजेस आता है। सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है एयर में, अब बाकी सब में उससे कंपैरिजन में लाइट का स्पीड कम होता है। यानी कि ग्लास में लाइट का स्पीड एयर के कंपैरिजन में डेफिनेटली कम होता होगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये जो लाइट का रे है ये डेफिनेटली इस एयर मीडियम के कंपैरिजन में इस ग्लास में स्पीड कम है, मैं मानता हूं, चलो ठीक है। लेकिन ये लाइट का रे किस तरफ डेविएट करेगा ये हम कैसे पता करें? किस तरफ? यानी कि ये जो मेरा नॉर्मल है, दो पॉइंट पर अगर हम ड्रॉ कर लें तो ये लाइट का रे इस नॉर्मल के तरफ डेविएट करेगा या नॉर्मल से दूर डेविएशन होगा, ये हम कैसे पता करें? ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं? तो चलो इसी बात को आज हम डिस्कस करते हैं कि ये लाइट का रे आखिर नॉर्मल की तरफ डेविएशन कब होगा और नॉर्मल से दूर कब होगा या फिर क्यों होगा। जहां पर ये एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है और ये अगेन एयर मीडियम है। तो अज्यूम कर लो कि ये मेरा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसे मैंने एक पेज पर ड्रॉ किया है, ठीक है। और ये मेरा लाइट का रे उसके ऊपर इंक्लाइन कर रहा है और ये उस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल यानी कि इस सरफेस पर, ये सरफेस का नाम मान लो दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी और ये डी। तो ये ए बी सरफेस पर ये जो मेरा रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये नॉर्मल है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा है। और ये मेरा इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब मेरा सवाल आता है कि ये रे रिफ्रैक्ट करेगा? डेफिनेटली रिफ्रैक्ट करेगा क्योंकि ये मेरा बाहर में एयर मीडियम है और ये मेरा अंदर में जो है ये ग्लास मीडियम है और अगेन ये बाहर जब निकलेगा तो ये एयर मीडियम होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि ये किस तरफ डेविएट करने वाला है? ये डेविएशन कुछ ऐसा होगा स्ट्रेट पाथ पर। अगर मान लो यहां पर ये ग्लास स्लैब नहीं रहता तो ऑब्वियस सी बात है लाइट का रे स्ट्रेट पास कर जाता, या ये इस तरह से जाएगा और या फिर ये कुछ ऐसे जाएगा दूर। कैसा जाएगा? कौन सा पाथ को ये लाइट का रे चूज करेगा? तो पता है लाइट का रे होता है ना, लाइट, ये लाइट मेरा बड़ा ही पंक्चुअल होता है। ये इसका बड़ा ही बहुत ही बैड बिहेव है कि ये ना एकदम पंक्चुअल है। मतलब ये पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। मेरा बात समझना, मेरा जो लाइट का रे है ये बड़ा पंक्चुअल है, डैम पंक्चुअल है ये। मतलब ये जितना टाइम लेना चाहिए किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो उतना ही टाइम लेगा।
लेकिन उससे ज़्यादा भी नहीं लेगा और उससे कम भी नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी पहुंच जाए किसी प्लेस पर और बहुत ही लेट से पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो लेट से तो पहुंचता नहीं है, लेकिन वो जल्दी भी नहीं पहुंचता, वो एकदम ऑन द टाइम पहुंचता है। यानी कि अगर मैं अपना इस फॉर्मूला को ध्यान दूं, S=D/T, तो मेरा अगर टाइम को कांस्टेंट कर दे कि जितना टाइम में पहुंचना चाहिए मुझे उतने ही टाइम में पहुंचेंगे, तो इस S और D के बीच में क्या रिलेशन आएगा? तो डिस्टेंस, अगर स्पीड हमारा घटेगा तो डिस्टेंस भी घटना चाहिए, और स्पीड अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी मुझे बढ़ाना चाहिए, राइट? तो देखें, जैसे ही एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में मेरा लाइट का रे जो एंटर कर रहा है, तो उसका जो स्पीड है वो घट जा रहा है। तो अगर इसका स्पीड घटेगा ना, तो उसका डिस्टेंस भी घटना चाहिए, क्योंकि उसे टाइम तो उतना ही लेना है ना, टाइम तो वो ज्यादा नहीं ले सकता है, राइट? टाइम उतना ही लगेगा, तो इसको डिस्टेंस कवर करने के लिए फिर उसको क्या शॉर्टकट लेना पड़ेगा उसको। फिर समझ रहे हो ना कि उसके स्पीड को अगर कम कर दिया गया है, स्पीड अगर कम हो गया है एयर से ग्लास में आने पर, तो डेफिनेटली टाइम अगर कांस्टेंट है उसके पास ना टाइम ज़्यादा है ना टाइम कम है, उसके पास डैम एकदम पंक्चुअल टाइम है, तो उसको शॉर्टकट डिस्टेंस कवर करना होगा, तब जाकर के वो उसी स्पीड से उस टाइम पर अपने डेस्टिनेशन में पहुंच पाएगा। तो अगर मान लो वो ये डिस्टेंस कवर करता है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा, इतना लंबा डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर वो ये वाला डिस्टेंस कवर करता है, ये वाला डिस्टेंस देखो, अगर वो ये वाला डिस्टेंस कवर करता है तो कितना सामने है? देखो अब देखो ये कितना सामने है और ये कितना दूर है। क्या वो इतना दूर जाएगा? टाइम तो भाई सेम है, स्पीड घट गया है, तो उसको सामने का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो देखो कितना नज़दीक में पहुंच गया डेस्टिनेशन पे अपना, और यहाँ पर कितना दूर जाना पड़ रहा है उसको, है ना? तो डेफिनेटली वो शॉर्टकट डिस्टेंस लेगा, वो शॉर्टकट डिस्टेंस को लेगा। जब लाइट का रे एयर से ग्लास में, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगा, तो वो हमेशा शॉर्टकट डिस्टेंस लेगा। तो उसका मतलब वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। इट विल कम्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ठीक है? अब क्या देखो कि ये जो लाइट का रे है ये अगेन एक दूसरे सरफेस पर आया है, इस CD नाम के सरफेस पर आकर टकराया, CD नाम का सरफेस पर। तो यहां पर भी एक नॉर्मल होगा, डेफिनेटली नॉर्मल होगा। अब यहां पर भी लाइट के 3 रास्ते होंगे। एक तो स्ट्रेट पास कर सकता है ये, या तो ये नॉर्मल की तरफ झुक सकता है, या नॉर्मल से दूर जा सकता है। अब मेरा सवाल आता है कि जब ग्लास से वो एयर में आ रहा है, यानी कि वो अपना मीडियम को चेंज कर रहा है, मीडियम को चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड अगर बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, क्योंकि मेरा टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट, क्योंकि मेरा लाइट डैम पंक्चुअल है, बहुत ज़्यादा टाइम पे फॉलो करता है, ये एकदम टाइम पे पहुंचता है, ना टाइम के पहले ना टाइम के बाद। अब तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों होता है, लाइट ऐसा क्यों करती है? अरे भाई देखो, कुछ कुछ चीज़ें ना इसका आंसर कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि लाइट का खुद का बिहेवियर है, खुद की प्रॉपर्टी है। अब मेरा आवाज़ ऐसा क्यों है, तुम्हारा आवाज़ वैसा क्यों है, तुम ऐसा चलते क्यों, तुम्हारा शक्ल वैसा क्यों है, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। लाइट है, उसका ये प्रॉपर्टी है कि वो अपना पंक्चुअलिटी को मेंटेन करता है, मतलब वो जितना टाइम उसको लगना है किसी वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में, वो उतना ही टाइम लेगा, चाहे बीच में मीडियम कुछ भी रहे, डेंसर रहे, रेयर रहे, कुछ भी रहे। अगर डेंसर रहेगा बीच में मीडियम, तो डेफिनेटली अपने शॉर्टकट रास्ता को कवर करेगा वो। अगर बीच में फिर से अगर रेयर मीडियम मिल गया, तो फिर उसका तो स्पीड हो जाएगा ज़्यादा, जैसे कि यहाँ हो रहा है, स्पीड ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन स्पीड ज़्यादा होने से क्या अब भी वो शॉर्टकट रास्ता में जाएगा? क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा हो गया है, अगर अब भी वो शॉर्टकट रास्ता को यूज़ करेगा ना, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा और उसके टाइम के पहले पहुंच जाएगा वो। लेकिन लाइट का प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता, तो क्या करेगा? थोड़ा सा लॉन्ग कट ले लेगा। अगर वो लॉन्ग कट लेगा तो डेफिनेटली वो अपने नॉर्मल से दूर जाएगा, क्योंकि अगर उसको टाइम स्पीड ज़्यादा हो गया है
और उसको टाइम पे ही पहुंचना है तो स्पीड ज़्यादा है भाई, और डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि वो थोड़ा सा घूम के जा सके टाइम को मैं कवर करने के लिए। अगर वो सीधा सीधा पहुंच गया या फिर थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया तो जल्दी पहुंच जाएगा, तो उससे उसका प्रॉपर्टी को फॉलो कैसे कर पाएगा वो फिर, है ना। तो इस तरीके से ये जो लाइट का प्रॉपर्टी है, इसके वजह से ये जैसे मीडियम्स को चेंज करता है तो वो नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल से दूर जाता है अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, राइट। क्योंकि अपना लाइट का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है जिसे हम लोग आज इंट्रोड्यूस कर लेंगे। देखो सबसे पहला मेरा क्या है, यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ये मेरा एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, राइट। और क्या है यहां पर देखो इस सरफेस AB के लिए जब यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, सिर्फ इस सरफेस को अज्यूम करें तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है, और ये जो मेरा लाइट करे जा रहा है ये इस सरफेस के लिए क्या कहलाएगा, ये इस सरफेस के लिए कहलाएगा रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा डेफिनेटली, यस ये वाला रे। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा अब बताओ कि क्या ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये वाला एंगल क्या दोनों बराबर होगा? क्या ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे? डेफिनेटली दोनों बराबर होगा, लेकिन बराबर होने के पीछे का रीजन क्या होगा? कौन से ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी की वजह से दोनों एंगल बराबर हुआ है? तो देखो ये जो मेरा नॉर्मल है ये नॉर्मल, और ये वाला जो मेरा नॉर्मल है ये मेरा नॉर्मल, दोनों ना आपस में पैरेलल है। ये दोनों ही ये दोनों ही नॉर्मल जो है ये आपस में पैरेलल है, और दो पैरेलल रे के बीच में देखो ये जो है ये एक ट्रांसवर्स लाइन है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एज अ ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, जहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखने में कैसा लग रहा है? देखने में लग रहा है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, डेफिनेटली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह लग रहा है, इसीलिए ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, ये आर और ये आर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, जो मेरा लास्ट में ये रे बचता है ये वाला रे क्या होगा? इसका नाम क्या लेंगे हम? इसे भी तो हम रिफ्रैक्टेड रे कह सकते हैं, क्योंकि इस CD सरफेस पर ये जो रे आकर के टकरा रही है तो इस CD सरफेस के लिए ये रे एज अ इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा। मेरी बात समझना अच्छे से, ये एक इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा इस CD नाम के सरफेस के लिए, क्योंकि CD पर आकर के टकरा रही है ना, तो इसलिए ये इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पर। और इस सरफेस के लिए ये वाला रे को क्या बोलेंगे हम? इस वाले रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन ओवरऑल पूरे इस ग्लास स्लैब के लिए ये जो मेरा है ये रिफ्रैक्टेड रे ही रहेगा, इसे हम इंसिडेंट रे नहीं कहेंगे पूरे स्लैब के लिए, है ना, पूरे स्लैब के लिए। और इसे हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहेंगे, इसे हम एक स्पेशल नाम से जानेंगे, ये होगा एमर्जेंट रे। इसे हम कहेंगे एमर्जेंट रे, क्योंकि ये फाइनली इस ग्लास स्लैब से इमर्ज हो गया, यानी कि बाहर निकल गया, इसीलिए इसे हम कहेंगे एमर्जेंट रे। और इस एमर्जेंट रे और इस नॉर्मल के बीच बनने वाले इस एंगल को हम क्या कहेंगे? इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एमर्जेंस। इसका सिंबल होता है E। और एक बात बताओ, ये I और इस E के बीच में क्या रिलेशन होगा? डेफिनेटली इन दोनों के बीच में इक्वालिटी वाला रिलेशन है, यानी कि एंगल ऑफ I बराबर होगा एंगल ऑफ E के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, ये दोनों ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हैं, इसीलिए दोनों आपस में बराबर है। जैसे कि मान लो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, और इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल मुझे मिलेगा, ये वाला एंगल, और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में डेफिनेटली बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो एंगल हमारे पास हैं ये दोनों ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है।
इसलिए आई का वैल्यू ई के बराबर होगा। और दूसरी बात देखें, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे और ये मेरा इमर्जेंट रे। और अगर ये लाइट का रे बीच में मान लो कोई भी मीडियम नहीं रहता, ग्लास स्लैब नहीं रहता, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेट पास करता है ऐसे करके, राइट, ये स्ट्रेट पास कर जाता अगर मान लो ये मीडियम नहीं रहता तो लेकिन ये मीडियम की वजह से ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, ये थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट कर गया, ये अपने स्ट्रेट पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर गया। इस शिफ्ट को हम कहते हैं, इस शिफ्ट को टेक्निकली कहा जाता है लैटरल शिफ्ट या इसे कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है 2 नंबर के लिए कि व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज लैटरल शिफ्ट। तो आई होप आज के इस वीडियो में बताया गया सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।